नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी VMU MAPS 06 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं MAPS 06 के सबसे महत्वपूर्ण एक्सपेक्टेड जो शॉर्ट्स क्वेश्चन है 200 वर्ड वाले और लॉन्ग क्वेश्चन है 500 वर्ड वाले वो बताने वाला हूँ, जिनमें से परीक्षा में प्रश्न आने की अच्छी संभावना हो सकती है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जो प्रश्न महत्वपूर्ण लगे उन्हें नोट भी कर लें। तो चलिए बिना समय खराब किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है कि भारतीय संविधान सभा में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण था वो कैसे हुआ था, इसके बारे में अपने को चर्चा करनी है। तो भारतीय संविधान सभा 1946 से 1950 ने अत्यंत लोकतांत्रिक, विचारशील और सहमति आधारित प्रक्रिया अपनाकर संविधान का निर्माण किया। संविधान सभा का उद्देश्य केवल बहुमत के आधार पर निर्णय लेना नहीं था, बल्कि सभी वर्गों और विचारधाराओं को साथ सर्वसम्मति से निर्णय करना था। अब उसके बाद में पॉइंट डालेंगे निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। उसके अंदर नीचे वाली लाइन में एक पॉइंट डालेंगे समितियों का गठन। उसके बाद संविधान सभा ने विभिन्न विषयों के अध्ययन के लिए अनेक समितियां बनाई, जैसे प्रारूप समिति, उसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, संघ शक्ति समिति और मौलिक अधिकार समिति आदि। अब यदि इन समितियों के आपको अध्यक्ष कौन थे यदि याद है तो वो इसमें ऐड कर दीजिए और उसको हेडलाइन कर दीजिए, ताकि एग्जामिनर का अच्छा इंप्रेशन पड़े और आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। प्रारूप पर चर्चा। ड्राफ्टिंग कमेटी पर चर्चा है कि प्रारूप समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान के मसौदे पर संविधान सभा में विस्तृत चर्चा की गई, प्रत्येक अनुच्छेद पर अलग अलग विचार विमर्श हुआ। उसके बाद में हेडिंग डालेंगे संशोधन प्रस्तुत करना। सभा के प्रत्येक सदस्य को किसी भी अनुच्छेद में संशोधन का प्रस्ताव रखने का अधिकार था। इन संशोधनों पर खुली बहस होती थी। उसके बाद है वाद विवाद। संविधान सभा में प्रत्येक विषय पर गहन और विस्तृत चर्चा होती थी। सदस्यों को अपने विचार स्वतंत्र रूप से रखने का पूरा अवसर दिया गया। उसके बाद एक पॉइंट और डालेंगे सर्वसम्मति को प्राथमिकता। अब इसको आप ब्लैक कलर के पेन से लिखा करो और उसके अंदर नीचे अंडरलाइन कर दो। फिर उसके अंदर 1-2 लाइनें ऐड कर दिया करो, जैसे जहाँ तक संभव हुआ निर्णय सम्मति से लिए गए मतदान का सहारा केवल तब लिया गया था जब मतभेद बने रहे। उसके बाद मतदान। यदि किसी विषय पर सहमति नहीं बनती थी तो बहुमत के आधार पर मतदान कराया जाता था और उसी के अनुसार निर्णय लिया जाता था। तो ये शॉर्ट प्रश्न था 200 वर्ड का, एक पेज कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या है, एक प्रश्न है वो 8 नंबर का है और 4 प्रश्न करने हैं आपको, तो 32 नंबर का है टोटल। सेकंड पार्ट, सेक्शन बी बोलते हैं जिसको हिंदी में, खंड ब। प्रश्न नंबर 2 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। अब कौन कौन सी कठिनाइयाँ थी उसका वर्णन कीजिए। उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 में वर्णित है। इनका उद्देश्य भारत के कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। यद्यपि ये शासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत है, फिर भी इनके क्रियान्वयन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब कठिनाइयाँ कौन कौन सी थी, तो ऊपर एक हेडिंग डाल लीजिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की क्रियान्वयन में कठिनाइयाँ। फिर उसके बाद में 1 नंबर कठिनाई क्या थी कि न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकना। उसके बाद में वित्तीय संसाधनों की कमी। उसके बाद 3 नंबर पे है कि राजनीति इच्छा शक्ति का अभाव। 4 नंबर पे मौलिक अधिकारों से टकराव। 5 नंबर पे है सामाजिक एवं आर्थिक असमानता। 6 नंबर पे प्रशासनिक कमियां। 7 नंबर पे है जनसंख्या वृद्धि। तो अब ये 7 पॉइंट पहले आप ऊपर डाल लोगे तो 7 लाइन भर जाएगी इससे। उसके बाद आप फर्स्ट पॉइंट लो, न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकना। फिर उसके बाद में इसमें 2-3 लाइनें ऐड कर दो, जैसे नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यदि सरकार इन्हें लागू नहीं करती तो नागरिक न्यायालय में इनके पालन की मांग नहीं कर सकते। वित्तीय संसाधनों की कमी। इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा आदि क्षेत्रों में भारी वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है जो हमेशा उपलब्ध नहीं होते। इसके बाद में आता है राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। सरकारें कई बार दीर्घकालिक कल्याणकारी योजनाओं की बजाय अल्पकालिक राजनीतिक लाभ वाले निर्णयों को प्राथमिकता देती है। इसके बाद में है मौलिक अधिकारों से टकराव। कुछ परिस्थितियों में नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के प्रयास मौलिक अधिकारों के साथ टकराव उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
नंबर 5 क्या है, सामाजिक एवं आर्थिक असमानता, इसमें क्या क्या लिखना है, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और सामाजिक विषमता जैसी समस्याएं, इन सिद्धांतों के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा बनती है। नंबर 6 पे प्रशासनिक कमियां, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, प्रशासनिक अक्षमता तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में कमी भी बड़ी चुनौती है। 7 नंबर में आ जाएगा जनसंख्या वृद्धि में तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार जैसी सेवाओं की मांग बढ़ती जाती है, जिससे नीति निर्देशों के लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन हो जाता है। 2 प्रश्न हो गए हैं। ये प्रश्न जो था ये 500 वर्ड वाला था, ये मैंने आपको करा दिया है। इनके चांस बहुत हाई है एग्जाम में आने के। प्रश्न नंबर, संविधान द्वारा राज्यपाल को प्रदान की गई विवेकाधीन शक्तियां की विवेचना कीजिए। तो राज्यपाल को कौन कौन सी शक्तियां दी गई है उसकी अपने को व्याख्या करनी है। तो उत्तर लिख लीजिए, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। सामान्यतः वह मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, परंतु भारतीय संविधान ने कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां भी प्रदान की है। इन शक्तियों का प्रयोग वह अपने विवेक से कर सकता है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां कौन कौन सी है। उसके अंदर नंबर 1 पे है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, नंबर 2 पे है मंत्रिपरिषद को पद से हटाना, नंबर 3 पे विधानसभा को भंग करने की अनुशंसा। ये मैं धीरे धीरे चलूँगा तो आप इसको धीरे धीरे देखते जाना, मैं खाली हेडिंग बोलते जाऊँगा। 4 नंबर पे है राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, अनुच्छेद कौन सा है, 356। उसके बाद है 5 नंबर, विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित करना, अनुच्छेद कौन सा है, 200। अब 6 नंबर पे है विधानसभा का सत्र बुलाना और बहुमत परीक्षण करना। 7 नंबर पे है विशेष उत्तरदायित्व। नंबर पे प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो भारतीय संविधान एक लचीला तथा कठोर दोनों प्रकार का संविधान है। संविधान में समय की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करने की व्यवस्था आर्टिकल 368 में की गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उद्देश्य संविधान को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप बनाए रखना है। अब हेडिंग डालेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया। उसके अंदर 1 नंबर पे लिखेंगे संशोधन विधेयक का प्रस्तुतिकरण। उसके बाद 2 नंबर पे लिखेंगे विशेष बहुमत से पारित होना। नंबर 3 पे लिखेंगे राज्यों की स्वीकृति। नंबर 4 पे राष्ट्रपति की स्वीकृति। नंबर 4 के बाद में फिर संविधान संशोधन के प्रकार कौन कौन से हैं वो लिखेंगे। नंबर 1 पे लिखेंगे साधारण बहुमत से संशोधन, फिर 2 पे विशेष बहुमत से संशोधन, फिर 3 पे आ जाएगा विशेष बहुमत राज्यों की स्वीकृति। 4 नंबर का प्रश्न आता है ये, और 500 शब्दों में लिखना होता है। मतलब क्या है कि 4 से 5 पेज आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। अब अशोक मेहता मॉडल के पंचायती राज पर टिप्पणी कीजिए। ये 2023 दिसंबर में आया हुआ है और 2024 में भी आया हुआ है। तो अशोक मेहता मॉडल क्या था कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सशक्त बनाने के उद्देश्य से 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और पंचायती राज संस्थाओं में कई महत्वपूर्ण सुधारों की सिफारिशें की। अब वो सिफारिशें क्या की, तो हेडलाइन डाल के लिखो अशोक मेहता मॉडल की प्रमुख सिफारिशें। नंबर 1 लिखो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें कौन कौन सी थी, एक जिला परिषद और एक मंडल पंचायत। फिर उसके बाद 2 नंबर पे है जिला परिषदों को प्रमुख इकाई, फिर 3 पे राजनीतिक दलों की भागीदारी, और नंबर 4 पे है नियमित चुनाव करवाना। नंबर 5 पे है वित्तीय सुदृढ़ीकरण, और नंबर 6 पे है सामाजिक न्याय, और नंबर 7 पे है प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। उसके बाद अशोक मेहता मॉडल का महत्व क्या है, तो महत्व क्या था कि पंचायती राज संस्थाओं को अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया गया, स्थानीय स्वशासन और लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान, प्रशासन के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा। बाद में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है कि भारतीय संविधान में विधायी एवं संवैधानिक शक्तियों पर एक निबंध लिखिए। तो निबंध लिखना है तो मतलब 500 वर्ड वाला प्रश्न है ये। तो सबसे पहले उत्तर में आप लिखेंगे प्रस्तावना, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे एक लाइन छोड़ के कि भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। यह केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करता है तथा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विधायी एवं संवैधानिक शक्तियों का निर्धारण करता है। इन शक्तियों का उद्देश्य शासन में संतुलन, उत्तरदायित्व तथा संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे नंबर 1 पे विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी है, जो 245 से 255 अनुच्छेद में आती है, 7वीं अनुसूची के अंदर शामिल किया गया है। 1 नंबर पे है संघ सूची, 2 पे है राज्य सूची, 3 पे है समवर्ती सूची, और 4 पे है अवशिष्ट शक्तियाँ। 2 नंबर कौन सी शक्ति है, संवैधानिक शक्तियाँ। 2 नंबर पे संवैधानिक शक्तियाँ, उसके अंदर क्या क्या है,
संविधान संशोधन की शक्ति है आर्टिकल 368 के अंदर, और न्यायिक समीक्षा है। फिर उसके बाद है मौलिक अधिकारों की रक्षा, संघीय व्यवस्था की रक्षा, राष्ट्रपति और राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका। फिर उस 7 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को समझाइए। तो आंसर में क्या लिखेंगे? सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे कि भारत संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रावधान किया गया है। उसके बाद लिखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। उसके बाद में भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, ये हेडिंग डालेंगे। उसके बाद उसमें पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। उसके बाद में ये 3-4 लाइनें हैं, ये उसके अंदर ऐड कर देना। फिर उसके बाद में आता है स्वतंत्रता का अधिकार, 2 नंबर पे अनुच्छेद 19 से 22। अब सारे आर्टिकल यदि आपको याद है तो आर्टिकल 19, 20, 21, 22 ऐसे लिख के और उसके आगे जो दिया गया है भी उसमें क्या कहा गया है वो सारा लिख देंगे। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आने जाने का, निवास करने की स्वतंत्रता। उसके बाद 3 नंबर पे है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24। उसके बाद में 4 नंबर पर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। 5 नंबर पे आया सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, मतलब संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है वो 19 और 30 में आर्टिकल में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो अनुच्छेद 32 में, संवैधानिक उपचारों का, उसके अंदर क्या क्या है? न्यायालय बंदी प्रतीक्षण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा है और उत्प्रेषण है। ये रिट बोलते हैं इनको, 5 प्रकार की रिट है। उसके बाद आता है 8 नंबर प्रश्न है केंद्र राज्य संबंधों की प्रमुख समस्याओं की पहचान कीजिए। समस्या कौन कौन सी है पहचान करनी है, पहले 2-3 लाइन ऊपर लिख लेना ये। उसके बाद शक्तियों का असमान वितरण, हेडिंग डाल लेना। उसके बाद लिख देना संविधान में केंद्र को राज्य की अपेक्षा अधिक शक्तियाँ दी गई है, 2-4 लाइनें लिख लेना। उसके बाद फिर हेडिंग डालना राज्यपाल की भूमिका क्या है, फिर ये 2-3 लाइनें लिख लेना उसमें। फिर उसके बाद अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग क्या क्या हुआ है वो दिखा देना। फिर उसके बाद है वित्तीय असंतुलन है, जीएसटी और राजस्व संबंधी विवाद, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद हो रहा है। उसके बाद है अखिल भारतीय सेवाओं पर विवाद हो रहा है। उसके बाद केंद्रीय एजेंसियों का हस्तक्षेप हो रहा है। उसके बाद क्षेत्रीय विवाद के समाधान के लिए सुझाव क्या है? तो सुझाव है कि क्षेत्रीयवाद का अर्थ किसी क्षेत्र के हितों को राष्ट्रीय हितों से अधिक महत्व देना। इसे नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास, शिक्षा, मीडिया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और भाईचारे को बढ़ावा दिया जाए। तो इसके अंदर 4-5 को पॉइंट बना के आपको लिखना है कि संतुलित क्षेत्रीय विकास, रोजगार के समान अवसर और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। फिर उसके बाद भाषाई एवं सांस्कृतिक सम्मान, राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी, अंतर्राज्यीय परिषद और संवाद। लास्ट में है अवसंरचना और शिक्षा का विकास। 10 नंबर प्रश्न है नौकरशाही क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आएगा 100% लिखा के ले लो। तो आंसर है नौकरशाही के से है उस प्रशासनिक व्यवस्था से है जिसमें सरकारी कार्यों का संचालन प्रशिक्षित, स्थायी और नियमों के अनुसार कार्य करने वाले लोक सेवकों, सिविल सेवकों द्वारा किया जाता है। ये अधिकारी सरकार की नीतियों और कानूनों को लागू करते हैं तथा प्रशासन को सुचारू रूप से चलाते हैं। उसके बाद में नौकरशाही की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है ये भी पूछ लेता है, ये अलग से पूछेगा यदि पूछेगा तो नियमों और कानूनों के अनुसार कार्य करना, स्थायी एवं पेशेवर प्रशासनिक सेवाएं, कार्यों का स्पष्ट विभाजन, पदानुक्रम, निष्पक्षता एवं राजनीतिक तटस्थता, योग्यता के आधार पर। उसके बाद में प्रश्न नंबर 11 है टेबांगा आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यह आंदोलन के बारे में बताना है 1946-47 में जो बंगाल के किसानों और बटाईदारों द्वारा चलाया गया था, एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था। इस आंदोलन को नेतृत्व अखिल भारतीय किसान सभा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने दोनों मिलकर स्टार्ट किया था। उद्देश्य क्या था इनका? उद्देश्य था कि बटाईदार किसानों को उपज का 2/3 भाग दिलाना और जमींदारों और जोतदारों के शोषण का विरोध करना, किसानों के आर्थिक सामाजिक अधिकारों की रक्षा करना। और प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी? आंदोलन मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हुआ था। किसानों ने मांग की कि फसल की 2/3 भाग है जो उन्हें मिले और केवल 1/3 हिस्सा ही जमींदार को मिले।
आंदोलन में बड़ी संख्या में किसान और महिलाओं ने भी भाग लिया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 कहता है कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया पर एक लेख लिखिए। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया पर लेख लिखना है। यही सेम प्रश्न ऊपर आया था शायद, तो ये देख लेना। अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, ऐसे हेडिंग डाल लेना। विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत तथा राज्यों की स्वीकृति द्वारा संशोधन। अब कभी कभी यही पूछ लेता है कि संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, तो ये सारी विशेषता मैंने लिख दी है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं होती है। दोनों सदनों से पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद विधेयक संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं उसका वर्णन करना है, तो आर्टिकल 352 से लेकर 360 के बीच में है आपातकालीन शक्ति। तो आपातकालीन शक्तियाँ कौन कौन सी है कि अनुच्छेद 352 से। प्रश्न नंबर 13 है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो आर्टिकल 352 से 360 के बीच में दी गई है। कौन कौन सी है? नंबर 1 पे है कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, जिसमें युद्ध और बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो। प्रभाव क्या क्या होंगे इसके? केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ जाती है। संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। कुछ मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और उस संघीय व्यवस्था अधिक एकात्मक स्वरूप धारण कर लेती है। 2 नंबर है राज्य आपातकाल मतलब राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में। संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाती है और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। इसमें संसद राज्य के लिए कानून बनाती है। उसके बाद 3 नंबर पे है वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। इसमें क्या होता है कि भारत की कोई स्थिरता और साख को खतरा हो तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो जाता है। प्रभाव क्या होता है कि केंद्र राज्यों को वित्तीय मामलों में निर्देश दे सकता है और सरकारी कर्मचारियों तथा न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कटौती भी कर सकता है। प्रश्न नंबर 14 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति एवं महत्व को समझाइए। तो हेडिंग डालेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के अंदर है, जो आयरलैंड से लिया गया है अनुच्छेद 36 से 51 में। इनका उद्देश्य भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है और ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। हेडिंग डालेंगे नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति। ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, आयरलैंड से संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायता करते हैं, सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देते हैं, सरकार की नीतियों और कानूनों का मार्गदर्शन करते हैं, गरीबी और बेरोजगारी और असमानता को कम करने में सहायक हैं, ग्राम पंचायतें शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करते हैं। ये लिख लेना सारा। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का संगठन एवं कार्य। पहला राज्य था राजस्थान जहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई 2 अक्टूबर 1959 को नागौर गांव में जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। पंचायती राज संस्थाओं का संगठन कितने स्तरीय होता है? त्रिस्तरीय। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पे, उसके बाद पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पे जिसका मुखिया प्रधान होता है, और 3 नंबर पे है जिला परिषद जिला स्तर पे। जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो जिला प्रमुख होता है। उसके बाद है पंचायती राज संस्थाओं के प्रमुख कार्य। ये पेयजल, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना, कृषि, पशुपालन और ग्रामीण उद्योगों का विकास करना, ये सब लिख लेना उसमें। प्रश्न नंबर 16 है राज्यपाल की नियुक्तियों के संबंध में सरकारी आयोग की सिफारिशें क्या क्या थी? तो देखिए सरकारी आयोग 1983 से 1988 का गठन केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए किया गया था। क्या क्या था उसमें? राज्यपाल प्रतिष्ठित और निष्पक्ष व्यक्ति हो जिसकी सार्वजनिक छवि अच्छी हो, राज्यपाल उसी राज्य का निवासी न हो, राज्यपाल सक्रिय राजनीति से दूर हो, राज्यपाल के मुख्यमंत्री से परामर्श करके ही राज्यपाल नियुक्ति की जाए, राज्यपाल केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी का निष्क्रिय सदस्य न हो, राज्यपाल को संविधान का संरक्षक और केंद्र तथा राज्य के बीच सेतु के रूप में कार्य करना चाहिए, राज्यपाल को अपने विवेकाधीन अधिकारों का प्रयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही करना चाहिए। उसके बाद है भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री की क्या क्या शक्तियाँ हैं?
देखिए आर्टिकल 74 से लेकर 75 में प्रमुख शक्तियाँ क्या है कि मंत्रिपरिषद का गठन कर सकता है, मंत्रियों में फेरबदल कर सकता है, मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है, राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार होता है, संसद में नेतृत्व है और प्रशासनिक शक्तियाँ, विदेश नीति में भूमिका, आपातकालीन परिस्थितियों में भूमिका। और उसके बाद में 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया समझाइए। ये 200 शब्दों में आएगा। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा नहीं बल्कि निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 में किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचक मंडल, संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और कौन शामिल होगा, सभी राज्यों तथा दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। मनोनीत सदस्य तथा विधान परिषद के सदस्य है वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। 2 नंबर पे मतदान प्रणाली। मतदान कैसे होगा, राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत से होता है। मतदान गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। मतों का जो मूल्य है वो प्रत्येक विधायक एमएलए के मत का मूल्य संबंधित राज्य की जनसंख्या और निर्वाचित विधायकों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक सांसद के मत का मूल्य इस प्रकार तय किया जाता है कि सभी सांसदों के मतों का कुल मूल्य सभी विधायकों के मतों के कुल मूल्य के लगभग बराबर हो। नंबर 4 है विजेताओं का निर्धारण। अब प्रश्न नंबर 19 है, केंद्र सरकार एवं राज्यों के प्रशासनिक संबंधों को समझाइए। केंद्र और राज्य के बीच में जो प्रशासनिक कार्य है उसका वर्णन करना है। तो आर्टिकल 256 से 263 में किया गया है। हेडिंग डालेंगे, केंद्र एवं राज्यों के प्रशासनिक संबंध क्या क्या है। नंबर 1 पे है केंद्र के निर्देश देने की शक्ति है, अनुच्छेद 256 में। 2 पे है संघ की कार्यपालिका का विस्तार, अनुच्छेद 257 में। 3 पे है अखिल भारतीय सेवाएं, 312 में। 4 पे है अंतर्राज्यीय परिषद, अनुच्छेद 263 में। 5 पे है राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 में। 6 पे है कार्यों का परस्पर हस्तांतरण, अनुच्छेद 258 एवं 258A में। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया समझाइए। तो आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया में आरोप लगाने की शुरुआत, महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत करके 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। अब प्रस्ताव लाने से पहले राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन का नोटिस दे दिया। उसके बाद में कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। प्रथम सदन में पारित होना, जिस सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है वहाँ उसे कुल सदस्य संख्या में कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। दूसरे सदन द्वारा जांच और दूसरे सदन आरोपों की जांच करता है। फिर उसके बाद है राष्ट्रपति अपना पक्ष रखने तथा अपना बचाव रखने का पूरा अधिकार है। दूसरे सदन में पारित होना। अब यदि दूसरा सदन भी प्रस्ताव को कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति पद से हट जाता है। अभी अपने 20 प्रश्न हैं, ये पूरे हो गए हैं, इन्हीं में से ही अपना पेपर बन जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।